एवरीवन। आज हम लोग संक्रमण तत्वों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। परीक्षा में कई कारण बताओ वाले प्रश्न आते हैं संक्रमण तत्वों पर आधारित, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक करके सभी कारण बताओ वाले प्रश्नों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, प्रश्न है अधिकांश संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है चुंबकीय गुण को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रतिचुंबकीय गुण और अनुचुंबकीय गुण। जिन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं वह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। जबकि जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होता है वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर आकर्षित होते हैं। तो प्रश्न है कि अधिकांश संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि संक्रमण तत्वों के N-1d कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण का जो मापन है हम चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर करते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण को म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसको हम एक सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं कि म्यू बराबर से √n ब्रैकेट में n+2। यहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये जो चुंबकीय आघूर्ण है इसकी इकाई बोर मैग्नेटोन होती है, इसको bm के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो स्पष्ट है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान उतना प्रबल होगा, और पदार्थ में अनुचुंबकीय गुण भी उतना ही अधिक पाया जाएगा। तो संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने का कारण है उनके N-1d कक्षक में उपलब्ध अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यहां से कई अलग प्रश्न भी बनते हैं। कुछ संक्रमण तत्व दिए जाएंगे और पूछेगा कि इसमें किसका चुंबकीय आघूर्ण प्रबल है या कौन अधिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए प्रश्न है क्रोमियम 3rd, मैग्नीज 2nd व Fe 2nd में किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा और क्यों? तो अभी हम लोगों ने देखा कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू को हम इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, म्यू √n ब्रैकेट में n+2, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो स्पष्ट है कि पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान भी उतना अधिक प्रबल होगा। अब यहां पर जो क्रोमियम 3rd, मैग्नीज 2nd और Fe 2nd है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे जाए तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, इसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्रोमियम 3+ आयन जब बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा 4s का 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 3d से 2 निकलेंगे, तो इस प्रकार क्रोमियम पर +3 आवेश आ जाएगा। तो Cr3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 3d में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 4s रिक्त रहेगा। इसी प्रकार अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है, इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Mn 2nd मतलब Mn के ऊपर +2 आवेश कब आएगा? जब 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार Mn 2nd का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें 3d में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s रिक्त रहेगा। और इसी प्रकार आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो Fe+2 आयन बनेगा जब 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार Fe 2nd का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसमें 3d में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s रिक्त रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? मैंगनीज में है।
तो हम कह सकते हैं कि मैंगनीज का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा। तो यह एक मॉडल प्रश्न है। आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी से कोई भी इस प्रकार के 3 तत्व दिए जा सकते हैं, उनके आयन दिए जा सकते हैं, तो आपको जो उत्तर देना है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देना होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, एमपी बोर्ड में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, अधिकांश संक्रमण तत्व और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। तो रंगों के बारे में भी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो पदार्थ श्वेत प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं वह रंगीन दिखाई देते हैं। और श्वेत प्रकाश का अवशोषण कहां होगा? जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिस भी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वह श्वेत प्रकाश से किसी अवयवी रंग के समतुल्य ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा। श्वेत प्रकाश के शेष रंग परावर्तित हो जाएंगे जो किसी न किसी रंग को उत्पन्न करेंगे। श्वेत प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं और 7 का संयुक्त प्रभाव श्वेत होता है। और इसमें से कोई भी एक रंग भी अगर हट जाता है तो फिर श्वेत प्रकाश रंगीन हो जाता है, वह श्वेत नहीं रह जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अधिकांश संक्रमण तत्व और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। इसका कारण यह है कि संक्रमण तत्वों में n-1 d कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो n-1 d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण यह श्वेत प्रकाश से किसी अवयवी रंग के समतुल्य ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं और श्वेत प्रकाश के बाकी रंग परावर्तित हो जाते हैं जो किसी न किसी रंग को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कॉपर 2 प्रकार का आयन बनाता है, +1 आयन भी है और +2 भी है। तो कॉपर का जो +2 आयन है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यह श्वेत प्रकाश से लाल भाग का अवशोषण कर लेता है जिससे n-1 d कक्षक के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं और श्वेत प्रकाश के शेष रंग परावर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार वो गहरे नीले रंग का दिखाई देते हैं। तो ये हमने देखा कारण संक्रमण तत्वों के और उनके यौगिकों के रंगीन होने का। अब इस पर भी आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं। उदाहरण के लिए प्रश्न है कि CuCl सफेद है जबकि CuCl2 रंगीन क्यों? या फिर ऐसा भी आ सकता है कि Cu फर्स्ट सफेद होता है, रंगहीन होता है, लेकिन Cu सेकेंड रंगीन। तो यहां भी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनका उत्तर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वह श्वेत प्रकाश का अवशोषण करेगा और जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो श्वेत प्रकाश का अवशोषण नहीं करेगा। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Cu+1 ऑक्सीकरण अवस्था में 4s का 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस प्रकार 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। जबकि Cu सेकेंड, Cu+2 ऑक्सीकरण अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन 4s का और 1 इलेक्ट्रॉन 3d का निकालेगा। तो इस प्रकार 3d में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा वह श्वेत प्रकाश का अवशोषण करेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे बताएंगे कि Cu फर्स्ट और Cu सेकेंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट है कि Cu+1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, अतः यह श्वेत प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है और रंगहीन दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। जबकि Cu सेकेंड में Cu+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होने के कारण यह श्वेत प्रकाश से किसी अवयवी रंग के समतुल्य ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है जिससे इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं और श्वेत प्रकाश के शेष रंग परावर्तित हो जाते हैं जो किसी न किसी रंग को उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि CuCl सफेद होता है जबकि CuCl2 रंगीन होता है।
तो ये कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एमपी बोर्ड में रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न है उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता पर। संक्रमण तत्व और इनके अधिकांश यौगिक रासायनिक अभिक्रियाओं में अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हम लोगों ने संपर्क कक्ष विधि पढ़ा है। संपर्क कक्ष विधि में पहले प्लेटिनम, वेनेडियम, पेंटाऑक्साइड ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और भी ऐसी कई अभिक्रियाएं हैं, जैसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो अधिकांश संक्रमण तत्व और उनके यौगिक रासायनिक अभिक्रियाओं में अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इसका कारण क्या है? ऐसा प्रश्न आता है कि संक्रमण तत्वों की उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता की विवेचना कीजिए। तो सतह रसायन में हम लोगों ने उत्प्रेरण के सिद्धांत पढ़ा है। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत में कहा गया है कि ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणु अधिशोषित हो जाते हैं और इस प्रकार वहां एक बंध बनाकर वो अधिशोषित सक्रिय संकुल बना लेते हैं और इस प्रकार अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो जो अधिशोषण सिद्धांत में हमने पढ़ा है वो यहां संक्रमण तत्वों के संदर्भ में हम लोग लिखेंगे। प्रश्न का उत्तर देंगे कि संक्रमण तत्व और उनके अधिकांश यौगिक रासायनिक अभिक्रियाओं में अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनकी उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता के निम्नलिखित कारण हैं। और पहला कारण, संक्रमण तत्व अधिशोषण के लिए पर्याप्त पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण उतना ज्यादा होगा अभिकारक अणुओं का। और दूसरा कि संक्रमण तत्वों के N-1D कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, जिसके साथ अभिकारक अणु बंध बना करके अधिशोषित सक्रिय संकुल बना लेते हैं, माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं। और यह माध्यमिक यौगिक एक न्यूनतम सक्रियण ऊर्जा वाला नवीन पथ रासायनिक अभिक्रिया के लिए उपलब्ध करा देता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यहां पर आपको याद रखना होगा कि सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होती है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें और भी कई प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बाकी के प्रश्न देखेंगे।